नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल तक हमने पार्ट 3 में देखा कि उस हॉन्टेड जगह से सभी लोग निकलने के लिए वीना से उपाय पूछ रहे थे। अब आगे की कहानी चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ वीना, इन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा अगर इस बीच में किसी को पता है तो वो है तुम। अब तुम ही कुछ सोचो प्लीज। आदित्य ने भी विकास की बातों में सहमति दर्ज करवाते हुए वीना से कहा, अक्सर ऐसे सिचुएशन में फंसे लोग किसी मंदिर, किसी पवित्र वस्तु या साधु संतों की मदद से ही बचकर निकल पाते हैं। वीना बोली, पर दी, यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई साधु, तो क्या हमारा बचना पॉसिबल ही नहीं? समीर ने वीना से पूछा। इससे पहले कि वीना कुछ बोलती, नेहा बोल पड़ी, पॉसिबल है? वो कैसे नेहा? विकास ने नेहा से पूछा। ये एक गांव है विकास भैया, और वो भी सैकड़ों साल पुराना। यहाँ कोई ना कोई मंदिर तो जरूर होगा, अगर हम वो मंदिर ढूंढ ले तो, नेहा ने कहा। राइट्स नेहा, हमें जल्दी से यहाँ एक मंदिर को ढूंढना होगा। नेहा की बात सुनकर विकास बोले, कोई फायदा नहीं, आदित्य ने कहा तो सबने उसकी तरफ बड़ी ही अचरज भरी नजरों से देखा और नेहा ने उससे पूछा, बटवाए भैया? क्योंकि नेहा, ये गांव आदिवासियों का है और यहाँ तक मुझे पता है आदिवासी लोग प्रायः अपने पुरखों और मृत आत्माओं की ही पूजा करते हैं। ऐसे में हमें यहाँ मंदिर मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई पूजा स्थल मिला भी तो हमारे किसी काम का नहीं। हताश निराश होते हुए आदित्य ने कहा। आदि भैया इज राइट विकास, वीना ने कहा। सो इसका मतलब हमारा बचना इम्पॉसिबल है वीना दी? अब हम यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जाएंगे? निराश होते हुए विकास बोला। क्यों नहीं जाएंगे? अगर हमारी किस्मत में यहाँ से जिंदा जाना लिखा है तो हम जरूर यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे, वीना ने कहा। बट हाउ? वीना दी आंखों में आंसू लिए नेहा बोली। हाँ वीना दी, आप ही बताइए, कौन करेगा हमारी मदद यहाँ से निकलने में? जो कुछ आपने बताया वो तो है ही नहीं यहाँ पर, फिर कैसे? क्या नहीं है समीर? मंदिर? यही ना माना समीर कि यहाँ मंदिर नहीं है, पवित्र स्थल नहीं है, पर भगवान तो है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है? और शायद तुम नहीं जानते कि इस संसार की सबसे पवित्र जगह, सबसे बड़ा और पावन मंदिर तो हमारा मन है। हम यहाँ से सही सलामत जरूर वापस जाएंगे समीर, बस हमें कोशिश करते रहना होगा। जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। हमें बस अपना कर्म करना है, बाकी फल देना ना देना उनका कर्म है। श्रीमद् भगवत में स्वयं आदित्य नारायण भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही संदेश दिया था ना, कि हे मनुष्य, केवल कर्म करना ही तुम्हारे अधिकार में है। जो तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अभी अपने प्राणों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्म है और हमें बस वही करना है। आज हमें अपने आत्मविश्वास और साहस का परिचय देते हुए इन प्रेत आत्माओं से सामना करना ही होगा। बाकी सब वही देखेंगे जिन्होंने हमें केवल अपना कर्म करने का संदेश दिया है। उन्हीं के नाम सहारे हम इन आत्माओं से लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है। बस आज उस कहावत की परीक्षा लेने का टाइम आ गया है। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। कहते हुए वीना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी बातों ने सबके मन में फिर से वो साहस और उम्मीद जगा दी थी जिसे वे पूरी तरह से खो चुके थे। लेकिन वीना की बातों और उसके आत्मविश्वास को देखकर सबके मन में आशा की एक नई किरण का उदय हुआ। वही मौत की वो भयानक रात भी खत्म हो गई थी, पर खतरा अभी टला नहीं था। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही उन लोगों को शरीर को छुआ, उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात परमेश्वर उनकी सहायता हेतु अपना हाथ आगे उनकी तरफ बढ़ा रहे हो। तभी एक भयानक सी चित्रकार करती हुई चीख उनके कानों के पर्दे को फाड़ती हुई सी
सुनाई दी। उस खौफनाक चीख को सुनकर वे सब भीतर तक सिहर गए। सब एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस भयानक चीख के खौफ से तो वे अभी उभरे भी नहीं थे कि अचानक एक भयानक सा भैंसा पागलों की तरह दौड़ता हुआ तेज रफ्तार से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस भैंसे का गठीला शरीर और फुर्ती देखकर उन लोगों के होश ही उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो उस भैंसे के रूप में साक्षात यमदूत उनके सामने आ गए हों। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत गवाए बिना सीधे आगे की तरफ दौड़ लगा दी और दाहिनी तरफ बने एक चबूतरे की दीवार पर चढ़कर उस भयानक राक्षस से अपनी जान बचा ली। पर वो शैतान इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। वो अपने बड़े और गठीले शरीर को कद काठी का भरपूर उपयोग करते हुए उस दीवार को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था और धक्का दे रहा था। और ये सब देखकर उन लोगों के पैर कांप रहे थे, उनकी कपकपी छूट गई थी। अब क्या करे वीना दी, इस राक्षस से कैसे बचे? अगर इसने अपने भारी भरकम शरीर से ये दीवार तोड़ दी ना, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। भय से आहत होते हुए समीर ने कहा, घबराओ मत समीर, मैं कुछ करती हूँ। कहते हुए वीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वो भैंसा अपना पूरा जोर आजमा रहा था। उसी के जोर से दीवार में अब क्रैक आ गया था और पत्थर फिसलने लगे थे। अब कभी भी कुछ भी हो सकता था। कुछ ही देर में दीवार बस गिर सकती थी और वीना अपनी आंखें बंद किए उस सिचुएशन से बचने का आइडिया सोच रही थी। लेकिन उस टाइम उसे इस हालात में देखकर सभी शॉक्ड थे। वहां मौत उनके सामने आ खड़ी थी और वीना अपनी आंखें बंद किए डर के मारे सब के सब भूत से बन चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो इस मुसीबत से बचे तो कैसे बचे। तभी वीना ने अपनी आंखें खोली और तुरंत बोल पड़ी, इस मुश्किल सी सिचुएशन से बचकर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इससे पहले कि ये दीवार टूटे, हमें यहाँ से दीवार की दूसरी तरफ कूदकर भाग जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है मुझे। ये दीवार तोड़कर जब तक ये भैंसा उस पार आएगा, हम काफी दूर निकल जाएंगे या फिर किसी महफूज जगह पर छिप जाएंगे, वीना ने कहा। सिर्फ ये बात सोचने में आपको इतना टाइम लग गया वीना दी, विकास ने कहा। चुप रहो विकास, कम से कम उसने कुछ तो सोचा। अब यहाँ खड़े रहकर बहस में टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम यहाँ से वीना के कहे अनुसार भाग निकले, आदित्य ने विकास को फटकारते हुए कहा। और फिर वे लोग जल्दी से उस दीवार के दूसरी तरफ कूद गए और वहां से भागते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक नेहा खुशी से उछलते हुए बोली, वाओ, इट्स अमेजिंग, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच भगवान। क्या हुआ नेहा, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? समीर ने नेहा से पूछा। अगर आप देखोगे तो आप भी एक्साइटेड ही होंगे समीर भैया। वो देखिए, नेहा ने अपने लेफ्ट हैंड को उठाकर सामने ऊपर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। उस तरफ देखते ही समीर और बाकी सबके चेहरे भी खिल उठे। हाँ, थैंक गॉड, मजा आ गया, हम वाकई बच गए। खुशी के मारे एक्साइटेड होते हुए विकास बोला, यस मेरे भाई, वी आर टोटली सेफ। समीर विकास के गले लगते हुए बोला। आदित्य और वीना के चेहरे पर भी सुकून था, पर सोनल को खोने का दर्द उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। इट्स वंडरफुल वीना दी, ये सब बस आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है ना। आप उस दीवार के पार कूदने का आइडिया ना देती, ना ही हम उस खौफनाक गांव से कभी बाहर निकल पाते और ना ही हमें ये सड़क मिलती। दैट्स यू
दीदी, विकास ने वीना से कहा। नहीं विकास, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। हुआ बस वही जो होना था। पता नहीं कैसे दिमाग में वो आइडिया आया और कहीं ना कहीं हम उस भयानक भैंसे की वजह से भी यहाँ पहुंच पाए हैं। समझ नहीं आता कि वो हमारी जान लेने आया था या बचाने। वीना ने विचारशील ढंग से कहा। चाहे चाहे जैसे भी हो, हम उस भूतिया गांव से बच निकले और ये अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है। अब हमें यहाँ बातों में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सड़क पार पहुंचना चाहिए। आज रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत में इन रहस्यमयी वादियों से बाहर निकलना ही होगा। आदित्य ने कहा। जी आदि भैया, आप सही कह रहे हैं। चलो समीर, नेहा, विकास, हमें जल्दी सड़क तक पहुंचना है, वीना ने उन तीनों से कहा। वे सब जल्दी जल्दी उस पहाड़ी तक पहुंचे जहां से सड़क निकल रही थी। वहां पहुंचकर सबने चैन की सांस ली और फिर नीचे उस गांव की तरफ देखकर आदित्य ने रूहांस होते हुए कहा, काश कल हम वहां ना गए होते तो आज सोनल दी हमारे साथ होती। उसकी ये बात सुनकर एक बार फिर सबके आंखों में आंसू आ गए और वीना ने कहा। आगे बढ़कर आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे धीर बंधने की कोशिश की। थोड़ी देर सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर आदित्य ने खुद को संभालते हुए सबसे कहा, लेट्स गो गाइस, हमें रात होने से पहले इस खौफनाक वादियों को पार करना है। इससे पहले कि यहाँ सिर्फ कोई नई मुसीबत आ जाए, चलो यहाँ से, कहते हुए आदित्य आगे बढ़ा। बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। सब तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। 24 घंटे से भूखे प्यासे होने के बावजूद भी उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब सवाल उनकी जिंदगी और मौत का जो था। कहते हैं जब मौत सामने खड़ी हो तो कायर से कायर और कमजोर से कमजोर भी जीवन उसे संघर्ष करना सिखा ही देती है। बस इन लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अभी आधा रास्ता ही पार हुआ था कि उन्हें सड़क किनारे एक छोटा सा तालाब दिखा। भूख और प्यास से बेहाल होने के कारण ना चाहते हुए भी उन लोगों के कदम उस तालाब की तरफ बढ़े। वे लोग तालाब तक तो पहुंच ही गए थे, पर अब वहां पानी पीने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सबको इस बात का डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर आखिर प्यासा कुआं इतनी पास आकर भी अपनी प्यास कैसे ना बुझाए। सो अपने सारे डर को एक तरफ करके उन लोगों ने राम का नाम लेकर आखिरकार पानी पी ही लिया। और गनीमत की बात ये थी कि वे लोग उस पानी को पीने के बाद भी सेफ ही रहे। और तो और उस जगह ऐसा कुछ अलौकिक घटित भी नहीं हुआ जिससे कि उन्हें डर लगे, और इस बात से वे लोग काफी खुश भी थे। वहां कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद वे लोग फिर साथ आगे बढ़े। चलते चलते अब उनके मन से धीरे धीरे भय समाप्त हो रहा था। वे सब थोड़ा नॉर्मल हो ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे से कोई तेज आवाज होती हुई सुनाई दी। इस पर जैसे ही उन लोगों ने पलटकर पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, होश उड़ गए। पीछे से उनकी अपनी जीप तेज गति से अपने आप ही उनकी तरफ चली आ रही थी। उन लोगों ने बिना एक पल गवाए रोड से एक तरफ छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। अगर एक भी सेकेंड पीछे मुड़ने में देरी हो जाती तो वे सब के सब अपनी ही जीप के नीचे कुचल जाते। पर इस बार भी वो कहावत सिद्ध हो गई, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। सच में इस बार भी एक चमत्कारी ढंग से वे इस मुसीबत से बच निकले थे। वहीं
उनकी जीप अत्यधिक तेज गति के कारण असंतुलित होकर खाई में गिर गई और उसमें भयानक आग लग गई। ये खौफनाक मंजर देखकर और अपने अंजाम के बारे में सोचकर वे लोग अंदर तक कांप गए। वो गाड़ी तो पंक्चर थी, अपने आप बिना किसी ड्राइवर के कैसे चल सकती थी? ये बात सोच सोचकर उनकी रूह कांप रही थी। उन्हें तो लगा था कि वे लोग मौत के मुंह से बच निकले हैं, पर मौत तो हम कदम बनकर उनके साथ ही चल पड़ी थी। उस भयानक हादसे को देखने के बाद एक बार फिर डर ने उनके दिलो दिमाग पर दस्तक दी। खौफ एक बार फिर जिंदा हो गया। अब वे लोग समझ चुके थे कि जब तक वे विन आदियों से बाहर नहीं लेते तब तक चैन की सांस लेना उनके लिए ठीक नहीं है। हर बदलते मोड़ पर मौत उनका नए तरीके से स्वागत करने के लिए पलक बिछाए बैठी है। अगर भूल कर भी उन लोगों ने अपनी सावधानी खोई तो यही सब सोचकर उनका मन सिहर उठा था। वे तेज तेज कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे थे। भूख और थकान के कारण उनकी वैसे ही जान निकल रही थी, पर फिर भी उनके कदमों की गति कम नहीं हुई थी। लेकिन नेहा मीलों पैदल चलने और दौड़ने के बाद अब उसके चोट लगे पैर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो एक कदम भी और चल पाए। उसका दर्द असहनीय हो रहा था। आह आदि भैया, उसने कहराते हुए आदित्य को पुकारा। आदित्य उसके पास आकर उसे थोड़ा सहारा देते हुए बोला, नेहा क्या हुआ यार, यू ओके? हाँ नोट ओके भैया, शायद मैं अब और नहीं चल पाऊंगी भैया। दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। जख्म से रेगुलर खून रिस रहा है। अब सहा नहीं जाता भैया। कहते हुए नेहा दर्द से कहरा उठी। तू टेंशन मत ले नेहा, हम कुछ सोचते हैं। तब तक कम से कम तब तक यूं यहाँ छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर। आदित्य ने नेहा से कहा। अब क्या करेंगे भैया? नेहा इस हालात में नहीं है कि अब आगे चल पाए। समीर ने आदित्य से कहा। वही सोच रहा हूँ समीर कि नेहा को आगे कैसे ले जाया जाए। आदित्य ने अपने माथे पर हाथ रख के विचार करते हुए कहा। एक आइडिया है आदि भैया, विकास बोला। क्या विकास, जल्दी बताओ। आदित्य ने विकास से कहा। हम दोनों भाई बारी बारी नेहा को अपनी पीठ पर बिठाकर चले तो भी ज्यादा थकान नहीं होगी और हम नेहा को भी लेकर आगे बढ़ सकेंगे, विकास ने कहा। आई एग्री विथ यू गाइज, हमें यही करना होगा। आदित्य ने विकास की बात में हामी भरते हुए कहा। बट आई डोंट अग्री विथ यू बोथ, समीर ने उन दोनों से कहा। बट वाई समीर, विकास ने समीर से पूछते हुए कहा। बिकॉज आप लोग सिर्फ अपने बारे में ही क्यों कह रहे हैं? माना कि मैं नेहा का भाई नहीं हूँ बट कजिन तो हूँ, फिर भी वो लोग मेरे लिए मेरी छोटी बहन ही हैं। हम सिर्फ 2 नहीं 3 हैं, लेकिन आप दोनों ने एक ही पल में मुझे परायापन का एहसास करवा ही दिया। दिस इज नॉट फेयर। जहां हम सब एक साथ मौत को मात देकर आ रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, वहां आप लोग मुझे पराया बना रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊं तो क्या आप लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे? मुझे यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर यही तो मुझे इस परायेपन का एहसास क्यों करवा रहे हैं आप लोग? दुखी होते हुए समीर ने कहा। नहीं यार समीर मेरे भाई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी एग्जैक्टली सॉरी मेरे भाई। कहते हुए विकास ने समीर को गले लगा लिया। सबसे पहले आदित्य ने नेहा को अपनी पीठ पर उठा लिया और सब आगे बढ़ने लगे। तीनों भाइयों ने अपनी बहन को सही सलामत अपने साथ ले जाने का जो जिम्मा उठाया था वाकई काबिले तारीफ था।
यही तो होता है एक सच्चे भाई का फर्ज। सिचुएशन चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, उसमें हर तरफ से अपनी बहन की हिफाजत करना ही एक भाई का तो सबसे बड़ा फर्ज है। और इस फर्ज को इन तीनों ने बखूबी बहुत अच्छे से निभाया था। अपने भाइयों के इस रूप को देखकर नेहा और वीना दोनों ही आंखें भर आई थी। वहीं दूसरी तरफ सोनल को खोने का दुख उन सबकी आंखों में साफ झलक रहा था। वे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे, एक भी पल थककर रुकना अब उन्हें गवारा नहीं था। लेकिन मुश्किलें इतनी आसानी से नहीं उनका पीछा छोड़ने वाली थी। तभी आकाश में काले घने बादल छाने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने की आवाजें आने लगी। मौसम अचानक ही खराब हो गया और तेज बारिश भी शुरू हो गई। उस मूसलाधार बारिश में खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से तेज ठंडी आंधी उनकी राहें और ज्यादा मुश्किल बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि खुद कुदरत भी उन लोगों के हौसले का इम्तिहान लेने पर उतर हो गई हो। पर क्या ये वाकई कुदरत का ही इम्तिहान था या कुछ और? ओ शिट, अब ये ठंडी ठंडी तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं और ये बरसात, पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। ये वातावरण तो और भी ज्यादा भयानक हो रहा है। अचानक से ये तूफान, अब इसकी ही कमी थी क्या, जो भी अब पूरी हो गई। What can we do this time आदि? भैया वीना दी सुझलाते हुए विकास से बोला। घबराओ मत विकास, हमें सबसे पहले किसी सेफ जगह रुकना होगा। वो देखो सामने बरगद का पेड़, हम वहां सट कर सकते हैं। तुम आदि भैया की हेल्प करो वहां तक पहुंचने में। तेज हवाओं और बारिश के बीच नेहा को उठाकर चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें। वीना ने कहा, जी दीदी। कहते हुए विकास ने अपना लगेज समीर को पकड़ाकर आदित्य को सहारा दिया और वे सब जल्दी से उस बरगद के नीचे जा पहुंचे। आदित्य ने नेहा को अपनी पीठ से उतारकर वहां पेड़ के तने के सहारे बिठा दिया और खुद भी थककर उसके पास बैठ गया। बाकी सब भी वहीं पेड़ के उस मोटे फैले हुए तने पर बैठ गए। बारिश लगातार तेज हो रही थी और वे लोग पूरी तरह से भीगकर तबरतर हो चुके थे। तेज बिजली कड़क रही थी। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तेज होती बारिश और मौसम के इस बदलते मिजाज को देखकर उन सब की हालात पतली हो गई थी। सबकी आंखों में आंसू थे। उनकी हिम्मत और शरीर की बची कुची ताकत सबने जवाब दे दिया था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी अब वहां से बचकर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वे लोग अब पूरी तरह टूट चुके थे। इस सब के बीच अब उन्हें मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। उनकी सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वीना का विश्वास भी इन मुश्किलों में गोते खाता धूमिल हो चुका था। फिर भी उसने आंखें बंद कर एक बार अपने सावेरे को याद कर लिया। शायद वो बस आखिरी बार उन्हें प्रणाम करना चाह रही थी। इस बार उसने सिर्फ मन ही मन अपने कान्हा को प्रणाम किया, पर उनसे कोई हेल्प नहीं मांगी। जो हो रहा था उसे बस उनकी मर्जी समझकर मन ही मन स्वीकार कर लिया था उसने। पर लीलामय प्रभु की लीला ही कुछ ऐसी थी। अपने भक्त की कड़ी से कड़ी परीक्षा तो लेते हैं, पर ये बात भी उतनी ही सच और शाश्वत है कि कभी उनके विश्वास की लज्जा नहीं जाने देते। ऐसे कोई उदाहरण है? सच्चे भक्त और भगवान के सहारे समक्ष सब उनके अपने भक्तों की लाज खोने से बचाई है। आज वीना के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। जैसे ही उसने श्रीमन नारायण को अपना अंतिम प्रणाम कर आंखें खोली, वो स्तंभ ही रह गई। एकाएक बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। मौसम एकदम साफ हो चुका था। धूप निकल आई थी।
जहां कुछ देर पहले प्राकृतिक ने अपना रौद्र स्वरूप में नजर आ रही थी, माहौल खौफनाक हो चुका था। वहीं अब मौसम खुशनुमा हो चला था, जिसे देखकर वीना सहित उन सब के चेहरे खिल उठे थे। उन लोगों को अब फिर से आशा और उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी। उन लोगों ने बिना एक पल गवाए सीधे वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार नेहा को विकास ने अपनी पीठ पर उठाया था। वीना ने मन ही मन अपने कान्हा जी को धन्यवाद दिया और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। लेकिन वो शैतानी रूहें भी कहाँ हार मानने वाली थी। उनके शिकार उनके इलाके से जिंदा बच निकले, ये बात उन्हें कहाँ बचने वाली थी। इसलिए उन्होंने एक बार फिर छलावा किया। वे लोग एक बार फिर नए जोश और ऊर्जा के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। तभी वीना का ध्यान आसपास के माहौल पर गया। वो शॉक्ड होते हुए उसने कहा, आप सबको यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है आदि भैया, विकास, समीर और नेहा? तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? अब यहाँ तो सब कुछ अजीब ही है वीना दी। आप बताइए, आपको क्या अजीब लग रहा है? समीर ने वीना से पूछा। यही कि सभी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ भयंकर बरसात हुई है और यहाँ आसपास कहीं भी पानी की एक बूंद नजर नहीं आ रही है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? कहीं किसी गड्ढे में तो पानी होना चाहिए, एटलीस्ट जमीन में भी कहीं नमी नजर नहीं आ रही है। स्ट्रेंज, वीना ने चकित विस्मित स्वर में कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है वीना, बात सोचने वाली है। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले भारी बरसात हुई थी, यहाँ उस हिसाब से तो पूरा इलाका पानी पानी हो जाना चाहिए था। अचरज भरे अंदाज में आदित्य ने भी कहा। विकास, नेहा और समीर ने भी इस बात में अपनी सहमति जाहिर की। यस, यू आर राइट वीना दी, वाकई यहाँ तो पानी सा बरसात का कोई नामो निशान ही नहीं है, विकास बोला। हाँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने जो देखा वो क्या था? वो भयानक आंधी, वो बिजली की कड़कड़ाहट, वो तूफानी बरसात, वो सब क्या सिर्फ एक छलावा था? सिर्फ नजरों का धोखा था? आश्चर्यचकित होते हुए नेहा ने कहा। शायद, बहुत ही धीमी और ठंडी सी आवाज में वीना ने कहा। स्ट्रेंज, तब तो बच लिया हमने, और हमें भगवान ने भी बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। शुक्रगुजार होते हुए विकास ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब इससे पहले कि फिर कोई नई मुसीबत यहाँ आए, सब जल्दी चलो यहाँ से। बस किसी भी हालात में आज हमें शाम होने से पहले यहाँ से निकलना ही होगा, वीना बोली। इससे पहले कि उनमें से कोई और अपना कोई रिएक्शन देता, अचानक उनके पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। इतनी जल्दी भी क्या है यहाँ से जाने की? जैसे ही वो आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी, सबने पलटकर पीछे देखा। पीछे देखते ही उनका दिमाग सुन्न हो गया, होंठ ठिठुरने लगे, गला सूख गया। भय के मारे उनकी आवाज ही निकलना बंद हो गई थी, सांसें अटक सी गई थी। उनकी हालात ऐसी हो गई थी उस टाइम की उसे बयां कर पाना बेहद भयानक है। जैसे जलते हुए अंगारों पर किसी ने खड़ा कर दिया हो उन्हें। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जो कुछ उन लोगों ने वहां अपने ठीक सामने देखा, वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि शायद ही इस दुनिया में किसी ने देखा हो। वहां एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में प्रेत आत्माएं उनके सामने खड़ी थी। शायद वो पूरा का पूरा गांव, जिसके बजिंदे सदियों से
यहाँ पिशाच योनि में तड़प रहे थे। सब के सब आज उनके सामने उनके खून के प्यासे बनकर खड़े थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सबके सब बड़े ही विचित्र और भयानक। एक ऐसा मंजर जिसकी कल्पना करना भी डर के महासागर में गोते लगाने जैसा है। एक ऐसा मंजर जिसे सोचकर ही इंसान भय से सिहर उठे। वो सब कुछ आज उनके सामने उनकी मौत बनकर खड़ा था। चिखती चिल्लाती रोती तड़पती आत्माएं। उनकी चित्रकार इतनी भयानक और डरावनी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का सर उन आवाजों से फट जाएगा। इतने भयानक चेहरे उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। अध जले और पूरी तरह जलकर कंकाल हो चुके, तो कुछ पूरी तरह खून से लथपथ विचित्र से चेहरे वाली आत्माएं। ये सब देखकर बहादुर से बहादुर इंसान भी चक्कर खा जाए। उन्हें इस तरह अपने सामने देखकर उन लोगों की अपनी रूहें कांप उठी थी। उनके शरीर से मानो खून ही सूख चुका था। भय से कपकपाती और थिरथिराती हुई सी आवाज में समीर ने बस इतना कहा, बाप रे, ये सब अब हमारा क्या होगा वीना दी। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे सब प्रेत आत्माएं, वे खौफनाक साएं उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। कुछ तो बोलिए दी, थरथराती आवाज में विकास ने कहा। प्लीज से समथिंग दी, प्लीज। वो कुरवल एवलिस हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। हाँ प्लीज कुछ तो बोलिए दी, रूंधी हुई सी आवाज में नेहा ने कहा। अब हमारा बच पाना पॉसिबल नहीं है। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आदित्य ने कहा। नहीं आदि भैया प्लीज, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती भैया, प्लीज सेव मी प्लीज, कहते हुए नेहा फपला कर रो पड़ी। वहीं वीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। इतनी सारी आत्माओं से एक साथ बचकर भागना भी पॉसिबल नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। दिलो दिमाग पूरी तरह से डर के मारे सुन्न हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भय की अति हो जाती है तो भय स्वतः खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही वीना के साथ उसके भय की भी अति हो गई थी। उस खौफनाक स्थिति से निपटने का उपाय सुझा दिया और उसने बिना एक भी पल गवाए अपने बैग से लाइटर निकाल के उन आत्माओं के सामने आग जला दी थी। उसने कहीं पढ़ा था कि आत्माएं आग से डरती हैं, उसके पास नहीं आती। और चूंकि ये बहुत सारी आत्माएं आग से जलकर मरी लोगों की थी, सो वीना के हाथ में आग देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी थी। ये देखकर वीना को यकीन हो गया था कि अब ये आग ही उनकी हिफाजत कर सकती है। वीना, समीर, नेहा और आदित्य भी वीना के इस सॉल्यूशन को देखकर हतप्रभ हो गए थे। तब वीना ने चिल्लाकर तेज आवाज में कहा, आप सब खड़े मत रहिए और प्लीज अगर किसी के पास लाइटर है तो आग जलाइए और आसपास से लकड़ियां, घास फूस बिनकर लाइए, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। जितनी ज्यादा आग होगी ये आत्माएं उतनी जल्दी भागेंगी यहाँ से, जल्दी कीजिए प्लीज। वीना की बात सुनकर सब सकत में आग गए। विकास और समीर ने अपने लाइटर निकाले और आग जलाई, जिससे वो प्रेत आत्माएं और ज्यादा तेजी से पीछे हटने लगी। फिर समीर और विकास ने अपने लाइटर नेहा को पकड़ा दिए और खुद आदित्य के साथ मिलकर सूखी लकड़ियां और घास फूस बीनने में लग गए। आसपास का जंगली इलाका होने के कारण थोड़ी ही देर में उन लोगों ने वहां लकड़ियों और सूखी घास का ढेर लगा दिया था और वीना ने उसमें अपने लाइटर से आग लगा दी। थोड़ी ही देर में वहां की आग तेज और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उस भयानक आग को देखकर वे आत्माएं चित्रकर तड़प कर उठी। उस टाइम उस जगह पर जो चीखने चिल्लाने, दर्द से तड़पने की आवाजें गूंज रही थी, वो चीखें सदियों पहले हुई एक बेहद भयानक और क्रूर हकीकत की सच्ची दास्तां बयां कर रही थी। करीब 100-150 साल पहले वहां जो कुछ भी घटा था, आज उसका एक
दर्दनाक पहलू उन लोगों के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा था। अंततः उस भयावहता का अंत हुआ। वे सारी प्रेत आत्माएं वहां से तड़पती चीखती ओंझल हो गई और ये सब देखकर उन सब ने राहत की सांस ली। आदित्य ने रिलैक्स होते हुए अपने हाथ घुटनों पर रखते हुए एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, जैसे इतनी देर से उसकी सांस ही अटक गई थी। पर अब वो रिलैक्स हो गया था। नेहा, समीर और विकास भी सब रिलैक्स हो चुके थे। विकास खुशी के मारे एक्साइटेड होते हुए वीना के गले लग गया और बोला, वाह वीना दी, यू आर ऑसम, रियली यार, मतलब कमाल ही कर दिया आपने। उन सैकड़ों भूखे प्रेतों को भगा दिया यार। पर ये आग जलाने वाला आइडिया आया कैसे आपके दिमाग में? उसने वीना से पूछा। हाँ वीना, बताओ ना, तुम्हें ये तरकीब सूझी कैसे? एंड यहाँ तक पता नहीं, तुम तो स्मोकिंग करती नहीं हो। मुझे ये लाइटर तो तुम में होना नहीं चाहिए था। फिर ये लाइटर कुछ समझ में नहीं आया, आदित्य ने अचरज से पूछा। उसकी बात सुनकर वीना थोड़ा मुस्कुराई और बोली, ऐसा कहाँ लिखा है आदि भैया कि सिर्फ स्मोकिंग करने वाले ही लाइटर कैरी कर सकते हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था वीना, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है। अक्सर स्मोकिंग करने वाले ही लाइटर यूज करते हैं, इट्स कॉमन यू नो, आदित्य ने कहा। या ऑफ कोर्स आई नो भैया, बट आप तो जानते हैं कि मुझे एडवेंचर करने की आदत है और ऐसे ही रहस्य और रोमांच भरे टूर में अक्सर करती ही रहती हूँ। सो एज द गर्ल एंड द एडवेंचर, सेफ्टी और सुविधा दोनों के लिए कुछ चीजें हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। ये लाइटर भी उनमें से एक है। इसके अलावा ये छोटी सी जर, स्मॉल नाइफ, सेफ्टी पिन्स, लाइटर एंड पेपर स्प्रे, ये चीजें आपको मेरे पर्स में हमेशा मिलेंगी ताकि कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन हो आसानी से फेस कर सकूं। क्योंकि आग से ना केवल भूत प्रेत बल्कि जंगली जानवर भी डरते हैं। सो लाइटर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, वीना ने कहा। ग्रेट डियर, आई सल्यूट यू। जिस तरह से तुमने यहाँ की इस डेंजरस सिचुएशन को फेस किया है और हमें डिफेंड किया है, इससे तुम्हारी बेब्री और इंटेलिजेंसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरी कजिन हो तुम, और इस बात का मुझे बेहद गर्व है, प्राइड फील करते हुए आदित्य ने कहा। थैंक यू सो मच भैया, जैसे ही उसने कहा। वैसे मैंने तो अपने पास लाइटर होने का रीजन बता दिया है, पर विकास और समीर, तुम दोनों के पास लाइटर क्या कर रहा था? वीना ने उन दोनों के कान खींचते हुए कहा। दीदी, कान छोड़िए प्लीज, विकास ने छटपटाते हुए कहा। तो वीना ने उनके कान छोड़ दिए। कान छूटते ही विकास वीना को छेड़ते हुए बोला, अरे दी, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही एडवेंचर का शौक रखती है? अरे आपसे तो कई ज्यादा हमें है एडवेंचर का शौक, मस्ती भरे अंदाज में विकास ने कहा। तो उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। अच्छा एडवेंचर, रुक तो बताती हूँ तुझे, कहते हुए वीना विकास के पीछे भागी और विकास ठिठोली करते हुए आगे। अब सब कुछ शांत हो गया था। वे लोग अब टाउन के काफी करीब थे। अंत मजाक मस्ती छोड़कर वीना ने सबसे वहां से जल्दी निकलने की बात कही तो समीर आश्चर्यचकित होते हुए बोला, अरे वीना दी, आप फिर से इतनी सीरियस क्यों हो गई? अब तो हम टाउन के काफी करीब आ गए हैं, बस अब तो महज घंटे भर की दूरी तय करना बाकी है और फिर अब तो हमें उन खौफनाक आत्माओं से भी मुक्ति मिल गई है। अब डर कैसा? उसने पूछा। ये तुमसे किसने कहा समीर कि हमें उन खौफनाक सायों से मुक्ति मिल गई है? वे बस यहाँ से ओंझल हो गए हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वे अब वापस नहीं आएंगे। वे वापस आएंगे समीर, पूरी तैयारी के साथ हमसे बदला लेने, फिर एक नया छलावा। और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकल जाना चाहिए, वीना ने समीर से कहा।
वीना की बात सुनकर एक बार फिर वे सब सकत में आ गए और वीना की बातों में हामी भरते हुए आदित्य ने कहा, तुम ठीक कह रही हो वीना, हमें बस निकल जाना चाहिए। खौफ और डर की जीती जागती तस्वीर तुल्य इन रहस्यमयी वादियों से। कहते हुए समीर सबको साथ लेकर आदित्य तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा और वे सब तब तक नहीं रुके जब तक कि सोहनगढ़ टाउन ना पहुंच गए। वहां 2 दिन से लापता उन लोगों को ढूंढने के उनकी फैमिली और पुलिस पहले से ही तैयार खड़ी थी। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी फैमिली और पुलिस को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी और सोनल की डेथ के बारे में बताया। सोनल की मौत के बारे में जानकर पूरा परिवार बहुत दुखी था और मौत की वो उन खौफनाक वादियों से इन लोगों के बचकर लौट आने की इम्तिहान में भी उन्हें वहीं पुलिस के अंदर ही अंदर उनकी बातों पर विश्वास तो था, क्योंकि उस टाइम जो भी उन लोगों की हालात थी उसे देखकर कोई भी ये जान सकता था कि आखिर वे लोग 2 दिन किस भयावत के साथ गुजरे हैं। और फिर सोहनगढ़ की उन रहस्यमयी वादियों की हकीकत से पुलिस भी परिचित थी। अतः सबसे पहले पुलिस ने उन लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड करवाया और फिर पुलिस ने सोनल की बॉडी ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। एक बहुत बड़ी टीम ने पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे जंगल की खान छान पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, पर यहाँ इन लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इनके बाहरी जख्म तो अब भर चुके थे, पर खौफ का वो मंजर और आंखों के सामने सोनल की लहूलुहान छत विछत लाश आज भी उन्हें रातों को सोने नहीं देती। उस दिन के बाद उन लोगों ने फिर पलटकर कभी सोहनगढ़ की तरफ देखा तक नहीं। उनका ये रहस्य और रोमांच भरा सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्रास बनकर उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया था। तो दोस्तों, कहानी की समाप्ति यहीं होती है और आपको ये चारों भाग की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास रोज ऐसी रोमांचक और रहस्य भरी कहानियां आपके सामने मैं रोज लेकर आती रहूं।